A very hi to all of you. My name is निकिता खंडेलवाल. आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. हाँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ा रही हूँ सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ लिया है 12th में. आपने सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं सब लोग. बट हाँ, हम क्या करेंगे, इसे वन शॉट में क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. हम पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज कर लेंगे. हम क्या करेंगे, अगर हम चैप्टर जैसे रिवाइज कर लेते हैं ना, एक बार हम इसका पूरा समरी देख लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर सकते हैं. तो हम वही देखते हैं. तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए. तो सॉलिड स्टेट हम रिवाइज करते हैं. देखो सॉलिड स्टेट क्या होता है. सबसे पहले तो आपने पढ़ा हुआ होगा 12th में, सबने पढ़ा हुआ है, किसी को कुछ नया नहीं लगेगा. अगर आप सोच रहे मैम नया बता दो, तो मैं नया कहाँ से बताऊंगी. बट हाँ, आप समझ जरूर सकते हैं इसको इजीली, क्योंकि हम इसे पूरा एक बार में इसे रिवाइज कर चुके हैं. देखो सॉलिड स्टेट क्या है, आपने पढ़ ही लिया है. तो देखो इट्स ए स्टेट ऑफ मैटर है इन विच पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स क्या है, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स, तो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना. मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, शार्प होता है. और डेंसिटी इसकी हाई होती है. ठीक है, तो ये तो इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. ये क्या हो गए, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. अब आते हैं हम टाइप्स पे. सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड होते हैं 2 टाइप्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर, डेफिनिट शेप होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनाइसोट्रॉपिक अगर आपको नया वर्ड लग रहा है, वैसे आपने इसे 12th में पढ़ लिया, फिर भी अगर आपको नया लग रहा है, तो हम बता रहे हैं ना क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक. एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. हम इसे देखेंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट स्टेट, सॉरी इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, एनाइसोट्रॉपिक. एग्जांपल क्या होगा इसके, डायमंड, NaCl, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज. ठीक है. नेक्स्ट है अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड क्या है, इससे देखो कंपेयर करके देखो, ये रेगुलर है तो इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर है अमॉर्फस की. ये डेफिनिट शेप है, ये इनडेफिनिट शेप है. ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है. ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर में, लेकिन ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर में. ठीक है. तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है मैम, ये होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन. इसमें आएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी in all direction. Same physical property in all direction. तो ये समझ में आ गया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स. हाँ, तो अमॉर्फस सॉलिड का एक बार एग्जांपल भी देखो, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक. किसकी एग्जांपल है ये, अमॉर्फस सॉलिड की. तो ये डिफरेंस पता लग गया आपको. डिफरेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपको टाइप्स पता लग ही गए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, इनके फीचर्स पता लग गए हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी, जैसे कि स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल, क्रिस्टल. ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत यूज होती है सॉलिड स्टेट में. तो ये क्या होता है, ये हम देखते हैं अभी. तो स्पेस लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस. पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन 3D स्पेस क्या होता है, स्पेस लैटिस. यूनिट सेल क्या होता है, आपका घर बना हुआ है ना, तो घर छोटी से छोटी ईंट से मिलके बना है ना, तो वो छोटी ईंट जो रिपीट होती है, उसको रिपीट कर करके ही तो पूरी दीवार खड़ी होगी, पूरी वॉल खड़ी होगी ना. तो वो छोटी ईंट क्या है उस वॉल के लिए, यूनिट सेल. तो वैसे ही क्या है, ए रिपीटेटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल. ए रिपीटेटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल. नेक्स्ट है क्रिस्टल. क्रिस्टल क्या है, a solid substance which made by regular arrangement of structure unit in fixed angle. A solid substance
which made by regular arrangement of structural units in fixed angle. Fixed angle में structural unit से बना हुआ एक solid substance known as crystal. known as crystal. तो ये टर्मिनोलॉजी थी कुछ सॉलिड स्टेट से रिलेटेड. अब हम आते हैं ये क्यूब मैंने जो आपको बताया हुआ है ना, हम एक बार एक चीज देख लेते हैं इसमें. ये मैंने आपको क्यूब जो बताया हुआ है इसमें हम एक चीज देख लेते हैं कि मैम इसमें कितने कॉर्नर्स है, कितने एजेस है, कितने बॉडी डायगोनल है, कितना बॉडी सेंटर है, फेस कितने हैं, फेस सेंटर कितने हैं, ये सब हम देख लेते हैं. तो ये सब आप 12th में पढ़ के आए हैं, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं. आप सब 12th में पढ़ के आए, हम रिवीजन के लिए क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं. और ये पूरा लेक्चर बेसिक से एंड तक अच्छे से पढ़ने के लिए, पूरे डेरिवेशन देखने के लिए, पूरा लेक्चर अच्छे से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वहाँ पे हम पूरा अच्छे से रिवाइज करवाने वाले हैं, पूरा अच्छे से बेसिक से एंड तक पढ़ाने वाले हैं. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से. आप पूछेंगे मैम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगी ना उस पर आपको क्लिक करना है. क्लिक करके आपको क्या करना है, एनरोल होना है. कहाँ पे, एज्यूमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, क्यूब के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं कि इसमें क्या है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कितने एज है, कितने बॉडी सेंटर है, कितने कॉर्नर है, कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है. तो ये सब क्वेश्चंस के लिए बहुत क्या होता है, नीडफुल होता है ना. तो हम ये सब भी देखते हैं. तो देखो कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स. फेसेस कितनी होती है, आपकी जो घर की वॉल है 1 2 3 4, एक फर्श और एक छत, 6 फेसेस हो गई. बॉडी सेंटर तो एक ही होगा ना. एजेस कैसे होगी, जब दो फेस आपस में जुड़ रही है तो वो एज बनी ना, तो कितनी एज होगी, 12. फेस डायगोनल 12. फेस सेंटर कितने होंगे, 6. एज सेंटर 12 और बॉडी डायगोनल 4. ये पता होनी चाहिए हमें, ये हमें इस क्यूब से पता होनी चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस में इनका रोल होता है बहुत. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब. हाँ, तो हम देख रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम. 7 क्रिस्टल सिस्टम में मैंने आपको भी ये बताया कि देखो ये जो फेसेस है ए बी सी और एंगल क्या है इनके बीच के, अल्फा बीटा और गामा इनकी क्या है, एंगल है. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बेसिस पे क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है. तो देखो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ना, इसमें क्या होगा, एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या होगी, बराबर होगी. A = B, B = C, तीनों एक्सिस आपस में बराबर होगी. एंगल भी तीनों बराबर होंगे. तो क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम में तीनों एक्सिस भी बराबर होती है और एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के. ठीक है, ट्राइक्लिनिक देखो ऐसे याद करो, क्यूबिक में क्या होगा कि तीनों एक्सिस और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे. एक ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, ना तो तीनों एक्सिस बराबर होगी, ना ही तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे. हो गया यार. नेक्स्ट देखो टेट्रागोनल है. एक मिनट हम इसको रेड वाला यूज ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा दिखने लग जाएगा ना. तो टेट्रागोनल है. टेट्रागोनल में क्या होगा, एक्सिस में 2 एक्सिस बराबर होगी, एक एक्सिस बराबर नहीं होगी. एंगल तीनों बराबर होंगे. ऑर्थोरोम्बिक इसमें क्या होगा, तीनों एक्सिस ही बराबर नहीं होगी. एंगल में क्या होगा, तीनों एंगल बराबर होंगे. ठीक है. रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, तीनों एक्सिस बराबर होंगी, 2 एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के. एक एंगल जो भी गामा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा. हेक्सागोनल में क्या होगा, 2 एक्सिस बराबर है, एक एक्सिस बराबर नहीं है. और एंगल में क्या होगा, अल्फा और बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन जो गामा एंगल है वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा. नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तीनों एक्सिस बराबर नहीं होंगी, अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन जो बीटा एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा. ट्राइक्लिनिक का बताया मैंने आपको, ना तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ना तीनों एक्सिस बराबर होंगे. ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना है अपनी ट्रिक से, जैसे भी आप याद कर सको. और इनका सीक्वेंस भी याद कर सकते हो, CTORHMT. ठीक है.
इनके एग्जाम्पल से ये देख के जाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया NaCl कौन सा क्रिस्टल सिस्टम फॉलो करता है, तो क्या करता है, क्यूबिक। ठीक है, तो ये सब हमें पता होने चाहिए। हाँ, तो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक सीरीज रेडी कर दी है मैंने आप लोगों के लिए। एटम्स, लोकेलिटी, नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, A एंड R, इनके बेसिस पे मैंने क्या पूरी सीरीज रेडी कर दी है। अब इस सीरीज के थ्रू क्या करोगे आप लोग, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये पेजेस इधर उधर करने की जरूरत नहीं होगी, आपको इतना वो नहीं होना पड़ेगा। आपको क्या होगा, आप नॉर्मली सीरीज देखना कि कितने एटम्स होते हैं, कितने नंबर हुए, मतलब कितने क्या A क्या हुआ, R क्या हुआ, कहाँ पे एटम्स लोकेटेड है, कहाँ नहीं है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इजी मेथड है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम में हम देखते हैं एससीसी यूनिट सेल थी ना, मैं एक क्यूब बना के बताती हूँ आपको। क्यूब भी परफेक्टली नहीं बनता है मुझसे, बट या आई ट्राई। हम क्या करते हैं कि जो एससीसी थी ना, एससीसी यूनिट सेल, इसमें एटम्स कहाँ है, कॉर्नर्स पे। एटम्स कहाँ लोकेटेड है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे एटम लोकेटेड है। अब हमने ये देखा कि कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। आई ना वो वाली चीज काम, जो मैंने आपको क्यूबिक के सारे वो बताए थे, वो काम आती है। कहाँ आती है, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आती है। कॉर्नर्स कितने, 8। एक कॉर्नर कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, 1। ये जो नंबर ऑफ एटम 1 है, ये पर यूनिट एटम है। क्या है, पर यूनिट एटम। ठीक है, अब यहाँ जो कॉर्नर्स है ना, इन पे एटम्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब एटम के नियरेस्ट कितने एटम है, नियरेस्ट जो एटम होंगे वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एससीसी में, 6। ए क्या होता है, जैसे कि ये एक्सिस है ए। अब पता है इस एक्सिस पे 2 एटम है। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक्सिस ली, इस पे 2 एटम, तो ये इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r। ये a है, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r, और r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a/2। a इज इक्वल्स टू 2r, r इज इक्वल्स टू a/2। किसमें हो गया ये, एससीसी में। कौन सी यूनिट सेल है ये, एससीसी। नेक्स्ट आते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर सेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एटम्स का होंगे कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, 8। कितना पार्ट कंट्रीब्यूट होता है, 1/8। सेंटर पे कितने एटम होता है, 1। टोटल एटम कितने हो गए, 2। टोटल एटम कितने हो गए, 2। तो पर यूनिट कितने एटम हो गए, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब ये A और R, हमने इसका पूरा जो डेरिवेशन किया था, उससे आपको इसमें A और R की वैल्यू आपको पता है। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वो सब देखना नहीं पड़ेगा, हमें जस्ट पता होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए सीरीज में बना के लिख दिया है कि A इज इक्वल्स टू 4r/√3, R इज इक्वल्स टू √3a/4। ठीक है, नेक्स्ट है एफसीसी। एफसीसी में एटम्स कहाँ लोकेटेड है, कॉर्नर और फेस पे। कॉर्नर पे वही 8 × 8, 1/8, और फेस पे कितने एटम्स होते हैं, 6। सॉरी, फेसेस कितनी होती है, 6, और कितना पार्ट कंट्रीब्यूट होता है, 1/2। 1 + 3 = 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। A कितना हो गया, 2√2r, और R कितना हो गया, a/2। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सीरीज है टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम में। जो भी ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये इनके बेसिस पे क्या है, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं बेसिस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सीरीज आप अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, देखो हम कोई भी क्यूब लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऐसे नॉर्मल बता देती हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ, तो हम इसमें जो एटम्स है ये, ठीक है,
तो एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड है, उनकी कितनी एफिशिएंसी है क्लोज पैक होने की, तो वो तो क्या हो गई पैकिंग एफिशिएंसी कि एटम कितने क्लोजली पैक्ड है, तो वो तो क्या हो गई उनकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये एटम्स जब क्लोजली पैक्ड है तो ये एक वैकेंट स्पेस है ना बीच में, ये जो वैकेंट स्पेस है, ये जो वैकेंट स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, वॉइड। ये क्या है, वॉइड। एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड है वो तो उनकी हो गई पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, और उनके एटम्स के बीच में जो स्पेस रिमेनिंग है वो क्या हो गया, वॉइड। वो क्या हो गया, वॉइड। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी और अलग अलग क्या है, वॉइड है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या हो गया, पर यूनिट जो एटम है वही तो क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, उसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, एक बार मैं आपको ये जूम करके दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम वही पर यूनिट वाला एटम, तो उसे डिनोट किससे करते हैं, जेड से। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, हमने एटम को क्या माना है, स्फेरिकल माना है ना, तो स्फेरिकल माना है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम, तो क्या है ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हमने जो लास्ट सीरीज जो हमने पढ़ी है उसमें हमने आर भी देखा है और ए भी देखा है। ठीक है, आर की वैल्यू भी देख ली, ए की वैल्यू भी देख ली, जेड भी देख लिया, तो उस सब से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। हम क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, जब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, तो पैकिंग एफिशिएंसी आई 52%। 52% अगर पैकिंग एफिशिएंसी है तो 100 माइनस 52 तो क्या होगा, उसका वॉइड बचेगा ना, तो वॉइड कितनी है 48%, वॉइड कितनी है 48% और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52%। किसके लिए, एससीसी के लिए। नेक्स्ट है बीसीसी, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68%। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी जो ये मैथमेटिकल पूरा सॉल्व करेंगे तो ये निकलने आए, मतलब वैल्यूज निकल जाएगी, न्यूमेरिकल नंबर निकल जाएगा 68%। ठीक है, वॉइड कितनी हो गई 32%। एफसीसी, एफसीसी के लिए क्या है पैकिंग एफिशिएंसी 74%, वॉइड कितनी हो गई 26%। तो एफसीसी है, एफसीसी में क्या है, पैकेजिंग अच्छी है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब कि क्या है एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड है ना, क्योंकि इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%। और सबसे कम किसमें है, एससीसी में, तो एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 52% है, मतलब कि एससीसी क्यूबिक सेल में क्या है, एटम्स है वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है जितने किसमें, एफसीसी में। ठीक है, तो सबसे अच्छी कौन सी होगी, एफसीसी, और बहुत कम अच्छी या फिर एफसीसी के कंपेयर में थोड़ी कम अच्छी कौन सी होगी, एससीसी। आ गया समझ में, तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉइड क्या होती है। अब क्या होता है, वॉइड भी 2 टाइप्स की होती है। क्या होता है, वॉइड भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। देखो टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड पे आते हैं हम लोग। 2 होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपने पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, इन एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ईच एटम हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। इन एनी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ईच एटम हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 3 एटम्स और एक एटम इसके ऊपर है, तो क्या ये वॉइड बनी, तो ये वॉइड क्या हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि 6 एटम होंगे, 3 एटम ऊपर, 3 एटम नीचे और 3 एटम्स के ऊपर, तो ये कौन सी वॉइड बन रही, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अच्छे से देख लो, आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड और ये हो गई एक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, इन एनी क्लोज पैकेजिंग ईच एटम हैज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है, इन एनी क्लोज पैकेजिंग, किसी भी क्लोज पैकेजिंग में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो होगी और किसी भी क्लोज पैकेजिंग में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड।
आया समझ में? तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये बहुत अच्छे से आपने 12th में पढ़ा होगा। हाँ, तो हम पढ़ने वाले इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल में क्या होगा कि हम ये किस बेसिस पे देख सकते हैं कि कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है या फ्रैंकल डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस है, मेटल डेफिशिएंट है। तो ये इस बेसिस पे क्या है, पूरा इम्परफेक्शन है। तो देखो, इम्परफेक्शन डिफेक्ट में स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट और क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट डिवाइड हो चुका है शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में, और नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट है वो डिवाइड हो चुका है मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट जो है ये एनायनिक डेफिशिएंसी और एक्स्ट्रा केटायन, यही सब क्या है इसमें मेटल डेफिशिएंट में। तो ये सब क्या आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सब लोग। ये थ्योरी पार्ट है, आपने सबको अच्छे से पता होगा ये, फिर भी मैं आपको फटाफट से एक शॉर्ट में रिवाइज करवाती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। हम आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट पे। देखो, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाया, आप इन्हें देख लीजिए। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, 1 केटायन एंड 1 एनायन क्या होता है, मिस हो जाता है। 1 केटायन और 1 एनायन जब मिस हो जाता है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, देखो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिमिटिंग ग्रेडियंट रेशियो जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहता है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये अच्छे से पता होने चाहिए। इनके बेसिस पे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल है NaCl, CaCl और KBr। NaCl, CaCl और KBr शॉर्ट की डिफेक्ट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। एक बार और मैं आपको देखो ये बताती हूँ कि देखो इसमें क्या है, 1 केटायन एंड 1 एनायन मिस। ये जो क्रिस्टल है इसमें से 1 केटायन और 1 एनायन क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। अगर ये मिस हो गए, अगर आपको ऐसा पिक्चर भी दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है ऐसे केटायन मिस कर दिया जाए और एनायन मिस कर दिया जाए, फिर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं ना कि कौन सा डिफेक्ट है, हम बता सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। आप सोच रहे होंगे मैम आप इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, पर ये हम पढ़ चुके हैं, हम ये 12th में पढ़ चुके हैं, हम ये 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। हमें क्या है, पॉइंट्स याद करने हैं, जो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है ना वो अच्छे से देखने हैं कि इसमें क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो हम देखते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसमें क्या होगा, केटायन रिमूव फ्रॉम दैट ओरिजिनल साइड। ये जो केटायन है, यहाँ पे जो ये केटायन है, ये अपनी ओरिजिनल साइड, जो ये इसकी ओरिजिनल साइड थी, इससे रिमूव एंड विल गो इंटरस्टेटियल साइड। ये जो पार्ट है, ये क्या इंटरस्टेटियल साइड होती है ना, ये क्या इंटरस्टेटियल साइड है ना। तो केटायन यहाँ, ये जो इसकी ओरिजिनल साइड है, ये तो क्या ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल साइड। इससे क्या होगा, केटायन रिमूव हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टेटियल साइड पे। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो डिफरेंस देखो, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसमें क्या हुआ, केटायन और एनायन दोनों मिस हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, और जो शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, केटायन अपनी ओरिजिनल साइड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टेटियल साइड में। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जांपल जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr और AgI, इसके क्या है एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम आते हैं मेटल एक्सिस। जो नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स थी उनका पार्ट है मेटल एक्सिस, तो उसे हम देखते हैं। मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट के पार्ट्स है ना, तो ये हमें देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, यहाँ पे क्या होगा, एनायनिक वैकेंसीज होगी, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों आ जाएगा, उसे बैलेंस करने के लिए आ जाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन। एनायन वैकेंट हो गया मतलब कि क्या होगा, केटायन बढ़ गए, केटायन बढ़ गए, तो केटायन को बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे, एप सेंटर। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, एप सेंटर। और ये एप सेंटर क्या होता है, ये कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो NaCl है वो येलो कलर, KCl वॉयलेट और LiCl पिंक कलर। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एप सेंटर। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एप सेंटर। तो ये सब आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखेंगे हम सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक मतलब कि क्या होना चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। डायमैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कौन सी फॉर्म में होने चाहिए, पेयर्ड फॉर्म। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। एग्जांपल TiO2, NaCl और एटसेट्रा जो भी है। अब देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए हमें। क्वेश्चन ज्यादा थ्योरी नहीं पूछते हैं, ये पता होना चाहिए कि क्या इसका मेन पॉइंट है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है ये पता होना चाहिए, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में क्या है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक में रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लॉस देयर मैग्नेटिक मूवमेंट कैरेक्टर एज फील्ड एज रिमूव। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो वो तो वही है, वही चीज समझा रहा है कि अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। ठीक है, एग्जांपल O2, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, शो परमानेंट मैग्नेटिज्म एवर आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन जब तक रहता है तब तक ही वो क्या करते हैं, शो करते हैं ना मैग्नेटिज्म जो भी है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद में उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म शो होता है। मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद में भी उसमें मैग्नेटिज्म शो होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल इज मैग्नेटिक डायपोल इज सो डायरेक्शन शो करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। फिर आते हैं पर एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये तो क्या था, फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल इज ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई अलाइनमेंट ऑफ डायपोल इज जीरो। जो था फेरोमैग्नेटिक में था, क्यों इसमें क्या था कि जो डायपोल की डायरेक्शन वो क्या थी, सेम साइड थी, सेम साइड में थी, तो अलाइनमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल इज ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो अपोजिट होंगी तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, डायपोल का जीरो हो जाएगा। नेट डायपोल क्या होगा, जीरो। इसका एग्जांपल क्या है, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा रिवाइज हो चुका है पूरा सॉलिड स्टेट। एक बार में हमने पूरा सॉलिड स्टेट रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। इसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं इस बेसिस पे। और पूरा अच्छे से सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए 11th 12th का पूरा प्रॉपर सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। और लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।